नमस्कार। आपदा का सामना कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। आपदा कभी बताकर नहीं आती है, लिहाजा बचाव और तैयारियां ही बताती हैं कि दूरदृष्टि कितनी है। ऐसे में पूर्व आपदा प्रबंधन की अहमियत बढ़ जाती है। न तो किसी आपदा को रोका जा सकता है और न ही किसी अन्य स्थान पर मोड़ा जा सकता है। इसलिए आपदा प्रबंधन केवल तैयारी और शमन उपायों के माध्यम से संभव है। पिछले एक दशक में आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण में राहत और पुनर्वास की संस्कृति से लेकर तैयारियों और शमन तक में बदलाव आया है। आपदा का सामना के इस अंक में हम जानेंगे 15वें वित्त आयोग की इस दिशा में सिफारिशों को केंद्र की मंजूरी के बाद आज इस बदले दृष्टिकोण में शमन यानी मिटिगेशन की अहमियत और इस दिशा में केंद्र, राज्य और एनडीएमए किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। एनडीएमए किस तरह आगे बढ़ रहा है, इसी पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं इस विषय पर बात करने के लिए। कमल किशोर साहब हैं, सदस्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है किशोर जी। हमारे साथ डॉक्टर अनिल गुप्ता हैं, प्रोफेसर राष्ट्रीय संस्थान आपदा प्रबंधन। हमारे साथ डॉक्टर वीके शर्मा है, उपाध्यक्ष सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले दर्शकों को भी समझ में आए कि आपदा प्रबंधन या आपदा से पहले की तैयारी की जब हम बात करते हैं तो मिटिगेशन का सही मतलब क्या है और इसकी क्या भूमिका है आपदा प्रबंधन में। इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर अनिल गुप्ता आपसे जानना चाहेंगे हम। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने जिसे शुरुआत करी है कि इसको समझना कि मिटिगेशन की बात हम करते क्यों हैं। और मिटिगेशन जो शब्द है उसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें शमन, लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि हम किसी घटना के शमन की बात नहीं करते, हम जोखिम के शमन की बात करते हैं। और इसमें इस बात को भी समझना जरूरी है कि आपदाएं कैसे पैदा होती हैं। तो आपदाएं बेसिकली जो एक आघात की प्रक्रिया होती है जिसमें कि एक बड़ा डैमेज इवेंट होता है, जिसमें कि लॉसेस होते हैं सोसाइटी को, हमारे पर्यावरण को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, तब हम उसको डिजास्टर कहते हैं या आपदा कहते हैं। और इस यहाँ तक पहुंचने के लिए 2 घटक होते हैं, एक जिसको हम कहते हैं हैजार्ड्स, और हैजार्ड्स जो हैं वो प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं या प्राकृतिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं। लेकिन इन प्राकृतिक प्रक्रियाओं के साथ जो हमारी जो संवेदनशीलता है या जो हमारी कमजोरी है हमारे विकास की दिशा में, दशा में और उसकी प्रक्रिया में, इनकी वजह से जो जब हम ऐसी घटना के साथ हमारा जो कमजोर तरीके का विकास है, उन दोनों के बीच में जब प्रतिक्रिया होती है तो एक बड़ा लॉस इवेंट होता है, तो हम कहते हैं डिजास्टर होता है। तो इस ये तीनों घटक अगर हम देखें तो पहली चीज कि जो हैजार्ड है या वो प्रक्रियाएं जिनके अंदर वो क्षमता है जो नुकसान पहुंचा सके, जैसे कि भूकंप की प्रक्रिया हो या अतिवृष्टि की प्रक्रिया हो या एकदम कम बारिश हो, ऐसी भी स्थितियां जिससे कि सूखा होता है या चक्रवात की प्रक्रिया है। और इनको हम पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन इनके बारे में हम पूर्वानुमान बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी। तो ये बातें इसके साथ जो हमारी सामाजिक, आर्थिकी और जो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति है उसको देख करके, तो इन पे जब हम काम करते हैं और जोखिम को हम कम करने की कोशिश करते हैं, वो बेसिकली जो आपदा शमन का जो अर्थ है उसका तात्पर्य हम यहाँ से लेते हैं। कमल किशोर जी, इस पूरे मिटिगेशन के दौरान एनडीएमए की भूमिका और एसडीएमए की भूमिका को आप क्रियान्वयन, मतलब इन मिटिगेशन के जो तमाम उपाय हैं उसके क्रियान्वयन में किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे अनिल जी जो कह रहे थे उस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, कि जैसे अगर कोई भूकंप आए तो भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन भूकंप से होने वाली आपदा, जिसका मतलब कि जान माल की हानि, उसमें कुछ भी प्राकृतिक नहीं है, वो सब अप्राकृतिक है। क्योंकि अगर हम अपने भवनों का निर्माण भूकंप रोधी तकनीकें अपनाए बिना करेंगे, उसको अनस्टेबल स्लोप्स पे बनाएंगे, तो भूकंप के हल्के से झटके से भी ज्यादा नुकसान होगा। तो हम इस चीज को कम करने के लिए जो हमारे हाथ में है कि सुदृढ़ घर बनाएं, सुदृढ़ भवन बनाएं, सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, फ्लड प्लेन्स में इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अस्पताल, स्कूल न बनाएं। ये सब जो है, ये सब मिटिगेशन के इसमें आता है। और एनडीए में जो है पिछले 10 सालों से मिटिगेशन के विषय में काम करता रहा है, चाहे वो साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम हो, दुनिया का सबसे बड़ा साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम एनडीए में चलाती है, और उसका जो
प्रभाव है वो आप सबके सामने है ही। अभी उसी तर्ज पे एक अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम के प्रारंभ करने की बात भी चल रही है। अर्बन फ्लड मिटिगेशन पे काम हुआ है, लेकिन अभी तक जो काम हुआ है उसके लिए हमने दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसके लिए हमने कैपेसिटी बिल्डिंग की है, ट्रेनिंग की है, लेकिन एक प्रिडिक्टेबल, एक स्थायी जो मैकेनिज्म हो उसको वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए वो हमारे पास अभी तक नहीं था। लेकिन 15वें वित्त आयोग के साथ एनडीएमए ने बहुत क्लोजली, बहुत करीबी से काम किया और 15 वित्त आयोग ने जो एक जो स्कीम दी है फाइनेंसिंग की, वो कई मायनों में पाथ ब्रेकिंग है। भारत में ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में ऐसा नहीं हुआ था पहले, और अब हमारे पास एक प्रेडिक्टेबल मैकेनिज्म होगा जिससे हम ये जो मिटिगेशन की बातें कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल को रेट्रोफिट करना हो भूकंप रोधी बनाने के लिए, चाहे फ्लड रिस्क मिटिगेशन का काम हो, चाहे भूस्खलन या लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन का प्रोग्राम हो, तो अब इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर सिर्फ दिशा निर्देश ही नहीं, आर्थिक सहायता भी उपलब्ध रहेगी। जो 15वें वित्तीय आयोग के रिकमेंडेशंस हैं, जो उनकी फाइनल जो रिपोर्ट है पिछले साल जो आई उसके हिसाब से, तो अब जो है अगले कुछ सालों में हम देख सकेंगे कि जो अभी तक हम रिस्पांस पे काम करते रहे थे, रिस्पांस से एक बड़ा एम्फेसिस मिटिगेशन की तरफ, कि हम आपदा को होने ही ना दें, क्योंकि हम अपने आर्थिक, सामाजिक और हमारा जो बिल्ट एनवायरनमेंट है, जो हमारे शहर हैं, जो हमारे भवन हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी ऐसी घटना हो तो उसका जो प्रभाव है, जो नेगेटिव प्रभाव है, वो कम से कम पड़े। डॉक्टर वी के शर्मा, जिस तरह से अभी कमल किशोर जी ने कहा है कि अब एक तरह से उस ढांचे को बनाने के लिए एक जो आर्थिक कह सकते हैं कि एक मदद की जरूरत थी, वो 15वें वित्तीय आयोग के जरिए एक पूरा एक ढांचा एक उपलब्ध होगा। ऐसे में वो क्या फैक्टर्स हैं जो एक इनोवेटिव सिस्टम, टेक्नोलॉजी को भी उसमें शामिल करना इस पूरे डिजास्टर मिटिगेशन के लिए जरूरी है? देखिए, पहले तो मैं भारत सरकार को और एनडीएमए को इसकी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि बहुत दिनों से ये बात हो रही थी कि मिटिगेशन फंड होना चाहिए, लेकिन आज जो है मिटिगेशन फंड नेशनल लेवल पे है और एनडीएमए की सहायता से, जैसे मैं सिक्किम में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पर भी एक प्रोजेक्ट हम एक लैंडस्लाइड मिटिगेशन के लिए कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से फंडेड है बाय एनडीएमए। 2 प्रकार का न्यूनीकरण और मिटिगेशन होता है। एक तो कहलाता है स्ट्रक्चरल, जिसमें कि इंजीनियरिंग मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा होता है नॉन इंजीनियरिंग। तो दोनों ही पे ध्यान है। जैसे मैं अगर सिक्किम का उदाहरण दूं, आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा कि स्टेट्स की क्या भूमिका है। मैं चूंकि एक छोटी सी स्टेट में काम करता हूं, मैं वहां के बारे में बताना चाहता हूं कि हम लोगों का एक 2011 में एक भूकंप आया था, जिससे बहुत हानि हुई। उसके बाद में जो राज्य सरकार है उसने यही सोचा कि हम मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। अब जो भी काम करेंगे, जितना भी हमारा विकास होगा, जितना भी हम लोग घर बनाएंगे, और शहरों में ही नहीं बल्कि गांवों में भी जो मकान बनाएंगे, वो सब अर्थक्वेक अवरोधी होंगे। भूकंप जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट फीचर्स हैं वो उनको समझाएंगे, और ये हमने किया। और आपको जान के खुशी होगी कि अर्थक्वेक के बाद में जितने भी भवनों का निर्माण हुआ, जो कि राज्य की और केंद्रीय सहायता से जो बने, वो सारे के सारे जो हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हैं। हमारे यहाँ जो सेक्रेटरीट थी वही गिर गई थी,
उसी में बहुत दरार आ गई थी। तो पूरी की पूरी सेक्रेटरीट बनी है गैंगटॉक में, लेकिन आपको जान के ये बहुत खुशी होगी कि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। अगर 8 रिश्टर स्केल पर भी अगर अर्थक्वेक आता है तो उसमें कोई प्रभाव नहीं होगा। हमने जितने उसके बाद स्कूल्स बनाए, जितने भी हमने वहाँ पे अस्पताल बनाए, उन सब में इस चीज का ये ध्यान रखा कि अब अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो ये जो जो स्ट्रक्चर्स बनी हैं वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। नॉन इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो हम 2-3 बातें मैं बताना चाहूंगा कि हमने इसको आपदा को जो है एक तरह से अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, और वहां पर करीब 300 हमारे अधिकारी थे जो इंजीनियर्स थे, उनको ट्रेन कराया गया कि ये होता क्या है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट फीचर क्या है, और 3000 मेसन्स को ट्रेन किया। तो अगर कोई भी भवन अब बनता है तो हमारे पास मेसन्स हैं जो कि जानते हैं कि किस तरह से जो है एक भूकंप अवरोधी मकान बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप लोग कभी नहीं ले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। और जितने भी पूरे राज्य सरकार में जो हमारे अधिकारी हैं उनकी ट्रेनिंग हम लोग करते हैं। करीब 650 लोग जो हैं 2 साल में, पिछले 2 सालों में ट्रेंड हुए हैं। उसमें NIDM की बहुत बड़ी भूमिका है, और हम विभिन्न तरीके से अपने लोगों का जो है, एक चीज जो सिक्किम में आपको देखने को मिलेगी वो ये थी कि स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया, जो कि NDMA के थ्रू शुरू हुआ। उसमें ये था कि 2 जिले लिए जाएं और 2-2 स्कूल का चयन करना था। तो हमने उसकी इम्पोर्टेंस को जाना, और आपको ये मैं बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमने 2-2 स्कूल ही नहीं बल्कि सारे राज्य के स्कूलों के लिए सेफ्टी का एक कार्यक्रम बनाया है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम पर आर्थिक, चूंकि एक कॉन्स्टेंट होता है, रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन हम लोगों ने सोचा है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। अगर हम अपने सब बच्चों को एक सुरक्षित स्कूल दे सकें तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं होगी। जी कमल किशोर जी, संरचनात्मक गैर संरचनात्मक जो उपाय हैं उसमें जब हम स्ट्रक्चरल मिटिगेशन की बात करते हैं तो उन बिल्डिंग्स को आप किस तरह से और बेहतर करने की तरफ बढ़ रहे हैं जो ऑलरेडी बन चुकी हैं, जो हैं, जो नया कंस्ट्रक्शन है उस पर तो एक अलग से ध्यान दिया जा रहा है, क्या ये भी है उस मिटिगेशन के अंतर्गत? जी बिल्कुल। पिछले कुछ वर्षों में NDMA की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो हमारे भवन पुराने बने हुए हैं उन इलाकों में जहां भूकंप आने की संभावना ज्यादा रहती है, उनका सुदृढ़ीकरण यानी कि रेट्रोफिटिंग कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या तकनीकें हैं। अगर वो ईंट के बने मकान हैं बिना RCC, बिना सरिये और सीमेंट के, तो उनको कैसे सुदृढ़ किया जाए। अगर वो RCC के हैं लेकिन पुराने बने हैं, उनमें जो हमारे बिल्डिंग कोड हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन के वो लागू नहीं किए गए हैं, तो उनका कैसे सुदृढ़ीकरण किया जाए। इसके लिए कोडल प्रोविजंस भी हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग भी की जाती है इंजीनियर्स की, मिस्त्रियों की, और कुछ उदाहरण के तौर पर कुछ भवनों को रेट्रोफिट करके या सुदृढ़ करके दिखाया भी जाता है। जैसे अगर आप दिल्ली में देखें तो लुडलो कासल स्कूल है एक, उस पूरे स्कूल की बिल्डिंग कई दशकों पुरानी थी और उसको अच्छे से सुदृढ़ किया गया है। अब वो भूकंप से सुरक्षित तो है ही, उसके अलावा रोजमर्रा के काम के लिए भी वो वहां पर जो छात्र और जो अध्यापक काम करते हैं उनके लिए वो बेहतर हो सका है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि देखिए ये जो ये बदलाव आ रहा है कि हम रिस्पॉन्स और उसकी जो तैयारी है उससे आगे बढ़ते हुए जो आपदाओं का न्यूनीकरण करें, ऐसे करें कि हमारे विकास के अंदर आपदा प्रबंधन के जो सिद्धांत हैं वो अच्छी तरह से निहित हो। इस चीज के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री भी पिछले वर्षों में काफी इसके ऊपर दबाव देते रहे हैं। 2016 में जब हमने एशियाई एक मंत्रियों के स्तर पे एक कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर प्रधानमंत्री जी ने एक 10 पॉइंट एजेंडा दिया डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए। और उसका पहला जो एजेंडा वो ये है कि जो हम विकास करेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आज से आगे,
उसको हम ऐसे बनाएंगे कि वो आपदाओं से सुरक्षित हो, उसे आपदाओं से होने वाला जो नुकसान है वो कम से कम हो, जहां हो सके हम उसको रिवर्स कर सकें। और इसके लिए अपने देश में ही नहीं और देशों के साथ मिलकर के हमने एक कोएलिशन भी तैयार किया है, जिसके 19 देश और 4 अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं उसके साथ हैं। तो इस पे काफी काम होने की जरूरत है, जिसकी उच्चतम स्तर पे भारत सरकार में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, इसको जाना गया है और इसके ऊपर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। कमल किशोर जी, पिछले 10 से 15 सालों में अगर हम कहें तो एक संवेदनशीलता भी इसके लिए पैदा की गई है लोगों के बीच में भी, राज्य सरकारों के बीच में भी, उन संस्थाओं में भी जो जुड़ी हुई हैं एनडीएमए के साथ इस दिशा में। क्या आपको लगता है कि एक बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देता है लोगों की सोच मानसिकता में? क्योंकि जहां एक तरफ हम स्ट्रक्चरल मिटिगेशन की बात कर रहे हैं, नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन भी बहुत अहम हो जाता है ऐसे में। जी बिल्कुल, देखिए जहां तक जागरूकता की बात है, मैंने जो 20 साल पहले इस विषय पर काम करना शुरू किया, उसमें और आज के समय में बहुत फर्क आ गया है। सभी लोग जानते हैं कि आपदाएं आती हैं और हमें आपदाओं से बचाव के लिए काम करना चाहिए। अभी जो हमारे एनडीएमए के सहयोग से हमारे जो स्कूलों के पाठ्यक्रम हैं, मेरे ख्याल से कम 3 या 4 क्लासेस में 9वीं, 10वीं, 11वीं में, 9वीं से पहले भी पाठ्यक्रम में भूगोल में या किसी और विषय के अंदर आपदा प्रबंधन की बात की जाती है। तो इसमें जागरूकता तो बढ़ी है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो जन भागीदारी है इसको और भी बढ़ाने की जरूरत है। जैसे कि आपने कहा कि स्ट्रक्चरल मिटिगेशन या संरचनात्मक जो रचना है भवनों की, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके लिए एक सोशल डिमांड की, हमारी जनता डिमांड करे। जब आप एक घर खरीदने जाएं, एक फ्लैट खरीदने जाएं, तो आप पूछें कि हम कौन से इलाके में रहते हैं भूकंप की संवेदनशीलता के हिसाब से, और जिस इलाके में रहते हैं क्या हमारे भवन उस हिसाब से बनाए गए हैं। आप बिल्डर से पूछें, क्योंकि ये सरकार कितना भी कर ले, सरकार को तो करना ही है ये, लेकिन ये ऐसा विषय है जिसमें हमें जन जन की भागीदारी चाहिए। कुछ सालों पहले हमने एक नेशनल प्लेटफॉर्म का आयोजन किया था और उसके लिए एक स्लोगन कंपटीशन था जो मुझे अभी तक याद है। उसमें जो फर्स्ट प्राइज जिसको मिला था, उसमें कहा गया था आपदा प्रबंधन महाविचार, पूरा भारत भागीदार। और इसमें सबकी भागीदारी चाहिए। सरकार के कार्यक्रम तभी सफल हो सकते हैं, उनका सबसे ज्यादा इंपैक्ट तभी आ सकता है जब हम जन जन से जुड़ सकें, जन जन की भागीदारी हो आपदा प्रबंधन के। डॉक्टर अनिल गुप्ता, जब हम नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन की बात करते हैं, ऐसे में आप एक विशेषज्ञ संस्था मानी जाती हैं ट्रेनिंग के लिए, वो क्या चुनौतियां हैं जो आप लोगों के सामने आ रही हैं? क्योंकि अगर इसको अब एक तरह से एक वृहद कार्यक्रम के तहत देखा जाए, आपदा से निपटने के लिए या आपदाएं आए तो उसके असर को कम करने के लिए जिस दिशा में अब भारत बढ़ रहा है, उसमें वो कौन सी चुनौतियां सामने आप देखते हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है? देखिए, जैसे कमल किशोर जी कह रहे थे कि जिस तरीके से हमारी सोच में बदलाव आया है और हमारे जो संरचनात्मक ढांचे हैं उनको आपदा रोधी बनाने की दिशा में एक प्रयास है। और मेरा ये मानना है कि जो स्ट्रक्चरल मिटिगेशन है, संरचनात्मक जो सुधार किए जाने हैं, उसके साथ साथ जो गैर संरचनात्मक जो एस्पेक्ट्स हैं वो उतने ही ज्यादा, बल्कि कभी कभी उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके लिए एक जैसे जन आंदोलन, जैसे कि हम बाकी स्वच्छ भारत अभियान, बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। पीएसबी डोर स्टेप बैंकिंग के जरिए सरकारी बैंक आएंगे आपके दरवाजे। की तरह बात करते हैं, उसी के तरह से या कोई एक बहुत बड़े मिशन के रूप में पूरा, ताकि एक जनमानस के अंदर ये बात जानी चाहिए, क्योंकि बड़े भवन और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू भवनों का निर्माण होता है या और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है, वहां इस बातों को इंटीग्रेट करने के लिए एक प्रोसीजर हमारे पास होता है
जो जो जिसके लिए एक लाइसेंसिंग, परमिशन, फायर ऑडिट, ये चीजें होती हैं। लेकिन जो निजी लेवल पे, जो प्राइवेट लेवल पे और छोटे छोटे कस्बों में और छोटे छोटे शहरों में, गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है, वहां पर ये बात ले जाने के लिए एक पूरे जनमानस में ये बात ले जानी होगी। और इसके लिए मैं एक बिंदु यहाँ पर ये भी लाना चाहूंगा कि शुरुआत इससे होनी चाहिए, इस बात को समझने के लिए कि असली जो रिस्क मिटिगेशन है या आपदा शमन की बात है, वो सही जगह की पहचान से ही होगी। कमल जी भी कह रहे थे और प्रोफेसर शर्मा साहब ने भी इस बात को कहा कि जो वो वहां की जो भूमि है या वो क्षेत्र है, वो क्षेत्र किस किस तरीके की आपदाओं के प्रभाव में आ सकता है, उन बातों को समझना। और अभी जो एक चुनौती ये भी है कि सिंगल हैजार्ड से मल्टीपल हैजार्ड की तरफ जाना। अभी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक डिजास्टर के लिए नहीं, बल्कि जैसे हम अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अर्थक्वेक भी है, बट जो शहरी बाढ़ होती है उसकी भी समस्याएं बहुत सारे शहरों में, सिर्फ दिल्ली नहीं, बहुत सारे शहरों में ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। डॉक्टर गुप्ता बस एक बात पूछना चाहूंगी आपसे। आपने कहा कि जो आपने ये कहा है कि उस भूमि का एक तरह से चिन्हित करना जरूरी है, उस जगह को चिन्हित करना जरूरी है जो कि जोखिम के दायरे में आती हो। तो ये भूमिका एसडीएमए की है, राज्य सरकार की है, इस पर किसको काम करने की जरूरत है? इसके लिए देखिए अलग अलग जुरिस्डिक्शंस में अलग तरीके के काम होते हैं, बट शुरुआत जो होती है वो एक वल्नरेबिलिटी मैपिंग, जिसको हम कहते हैं संवेदनशीलता का मापन करना या उसको मानचित्र के रूप में लेके आना। उससे ये पता चलता है कि कौन सा भूभाग हमारा किस तरीके की आपदा की चपेट में आ सकता है, और कई बार 1 या 2 या 3 आपदाओं के संकेत वहां पर हो सकते हैं, तो उसको चिन्हित करना। दूसरी बात है जो हमारा भू अनुप्रयोग होता है, जिसको हम लैंड यूज कहते हैं, कई बार लैंड यूज में मॉडिफिकेशंस करने से या लैंड यूज फॉल्टी होने से नई आपदाएं पैदा हो जाती हैं या पुरानी आपदाओं के जोखिम बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जब भी कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, जैसे वो कि एयरपोर्ट की बात करें, हम बड़े हाईवे की बात करें, रेलवे लाइंस की बात करें, कोई नए उद्योग की बात करें, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, चाहे वो बड़ा टूरिज्म प्रोजेक्ट हो, हाउसिंग प्रोजेक्ट हो, कैसे उसके विकास का जो मॉडल है, जो उसका डिजाइन है, उसमें शुरू से ही प्लानिंग स्टेज से ही कैसे आपदा शमन की बात कैसे उसमें शामिल होगी शुरू से ही। तो ये बात अभी ये पूरी चर्चा का विषय है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, और भारत के अंदर भी हम भी इसी प्रयास में। डॉक्टर शर्मा, क्योंकि आप सिक्किम जैसे राज्य में आप लोग काम कर रहे हैं, जब हम मिटिगेशन की बात करते हैं तो ऐसे में भारत कितना R&D में इस दिशा में, कितना इनोवेशन में इस दिशा में बढ़ चुका है? देखिए, आज अगर हम R&D और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से भारत किसी भी देश से कम नहीं है। अगर हम एशियाई देशों से अपनी तुलना करेंगे तो हम बहुत आगे हैं, जिसे कहना चाहिए। क्योंकि मैंने एशिया के कई सारे देशों में काम किया है और मैं जानता हूं कि भारत के जो कैपेसिटी हमारे यहाँ है वो और देशों में नहीं है। लेकिन अभी देखिए, मिटिगेशन की बात शुरू हुई 20-25 साल से। क्योंकि हम लोग तो पहले से तो जो है सिर्फ रेस्पॉन्स की बात करते थे कि जब कोई आपदा हो जाती थी तो रिलीफ रेस्पॉन्स वही एक विषय था। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपेयर्डनेस की, तैयारी की, पूर्व तैयारी की और मिटिगेशन की। तो इस दिशा में मेरे ख्याल से हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं। और ये जो 15th फाइनेंस कमीशन का जो डिसीजन है और मिटिगेशन फंड की स्थापना जो हुई है, ये मेरे ख्याल से बहुत सारे देशों के लिए एक आई ओपनर की तरह से है। बिल्कुल। बहुत सारे देश हैं जो भारत की तरफ देखते हैं। जैसे कि श्री कमल किशोर जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने जो 10 सूत्री कार्यक्रम दिया है वो खाली भारत के लिए नहीं है, वो पूरे एशिया के लिए। वो जितना कारगर हमारे हिंदुस्तान में होगा उतना ही कारगर वो नेपाल, भूटान या किसी भी देश के लिए होगा। और मेरे ख्याल से जिस तरह की दिशा निर्देश इस देश में और इस गवर्नमेंट। बिल्कुल डॉक्टर शर्मा, और अंत में एक कमेंट कमल किशोर जी से। कमल किशोर जी, भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है कि हम ये मान सकते हैं कि विश्व में तमाम देश आपदा प्रबंधन पर जिस दिशा में काम कर रहे हैं, भारत आज उनके साथ कदम ताल मिलाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि आज से 20 साल पहले जब हम बात करते और जब आपदाएं भारत में आती थी
तो शायद ये व्यवस्था, ये तंत्र विकसित ही नहीं थे कि हम इतनी लंबी दूरी के किसी कार्यक्रम को लेकर सोच सके। जी बिल्कुल। अभी जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जो कार्यक्रम है उसमें आपदा प्रबंधन उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बहुत सारे देशों के साथ, चाहे वो सार्क के देश हों, बिम्स्टेक के देश हों, आसियान देश हों, या जो छोटे द्वीपीय देश हैं पैसिफिक आइलैंड्स में या कैरिबियन में, सबके साथ हमारा सहयोग आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बढ़ा है। और ये दोनों तरफ से है, ये दो तरफा है। बहुत सारे हमारे अनुभव, हमारी क्षमताएं ऐसी हैं जिससे और देश लाभान्वित हो सकते हैं, और उसके साथ ही बहुत सारे प्रयोग और देशों में हो रहे हैं जिससे हम लाभान्वित हो सकते हैं। और कई आपदाएं ऐसी हैं जैसे कि हम कोविड-19 में देख रहे हैं, जो एक देश तक सीमित नहीं है। उसमें उसको कारगर ढंग से निपटने के लिए अगर हिमालय क्षेत्र में भूकंप आता है तो हिमालय जो है वो नेपाल में भी है, उसका हिस्सा भारत में भी है, भूटान में भी है। तो इसको हम अगर मिलजुल करके काम करेंगे तो हमारे जो मिले जुले प्रयास होंगे, इनका जो प्रभाव पड़ेगा आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, इसमें हमें ज्यादा सहायता मिलेगी। हम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वैल्यू फॉर मनी, आप उसमें कितना इन्वेस्ट करेंगे और उससे कितना लाभ मिलेगा, अगर हम मिलके काम करें तो सभी देश इससे लाभान्वित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने खास करके इस चीज के ऊपर भारत की तरफ से हमेशा ये जाहिर किया है, ये ऑफर किया है सभी देशों को कि हम सबके साथ इस दिशा में मिलने के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि आपदाएं जो हैं नागरिकता सीमाएं नहीं देखती। बिल्कुल, आपदाएं सीमाएं नहीं देखती, इसलिए भारत लगातार जिस तरह से आपदा प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ रहा है वो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि भारत के साथ जुड़े उन तमाम मुल्कों के लिए भी है, क्योंकि हमने देखा है कि वक्त वक्त पे आपदाओं के समय किस तरह से भारत ने एक मदद, एक सहायता का हाथ इन देशों के लिए भी बढ़ाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, विस्तार से मिटिगेशन को, आपदा प्रबंधन को लेकर मिटिगेशन में किस तरह से काम हो रहा है भारत में, उस पर विस्तार से बात करने के लिए, क्योंकि ये सारी जो तथ्य आप लोगों ने सामने रखे हैं और जो काम हो रहा है, ये भारत में लोगों में एक विश्वास जगाता है कि भारत आपदाओं को लेकर किस तरह से सतर्क है। और आने वाले जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी खिदमात लेकर, वो भी वाजिबी शर्हों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।